बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें हमने अभी जो वर्णन किया था परिचय और उसके बाद यूरोप का। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान के बारे में। दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें। आपके ख्याल से कौन से देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई इसने। दक्षिण एशिया की बात हो रही। आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा कि मतलब आपको किसी न किसी के साथ लड़ाई में शामिल होना है। टकरावों और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। 1967 में इस क्षेत्र में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया। मतलब इसका ध्यान लड़ाई की तरफ नहीं था, किसी गुटबाजी पे नहीं था, सिर्फ अपना आर्थिक विकास करना था इसका उद्देश्य। आसियान शैली ही कहा जाने लगा इसके तरीके को। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान से ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को टकराने, सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना भी की गई। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिकी, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में इससे बाहर इसके प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा उस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विकासों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाने पर भी ध्यान दिया और इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने
कर भी दी। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति ने यह बात निकली। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 99 में नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित हो रही है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और आकर्षक बना दिया। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की। भारत ने 2 आसियान सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी क्षेत्रीय गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। आज इतना ही। चीन की अर्थव्यवस्था का वर्णन कल करेंगे।